देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। ईरान इजराइल में बेशक सीजफायर लागू हो गया हो, युद्ध रुक गया हो, लेकिन इजराइल जो है ईरान के दोस्तों की कमर तोड़ने से बाज नहीं आ रहा। अब इजराइल की तरफ से यमन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया और हूती विद्रोही जो हैं उनको जमकर उन पर मिसाइलें दागी गई, हमला किया गया। अब इस हमले के बाद सवाल ये उठने लग गए हैं कि क्या इजराइल ईरान को डायरेक्ट टारगेट ना कर उसके जो सहयोगी देश हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनके जरिए ईरान को चुनौती देने का काम कर रहा है। अभिषेक, क्या इससे मिडिल ईस्ट में और बवाल खड़ा हो जाएगा? क्या इससे मिडिल ईस्ट फिर से जलने लग जाएगा? नहीं, फिर से तो नहीं जलेगा शबनम, क्योंकि ये ऐसे वक्त पर हुआ है। वक्त देख लेना बहुत ज़रूरी है। आज ही जब हम दर्शकों के सामने हैं, अभी कुछ देर के बाद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। ईरान इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जो विवाद हुआ, उसके बाद ये पहली मुलाकात है। अब यहाँ ये भी आप याद रखिए कि इस सीज़ फायर के बाद, जब दोनों सीज़ फायर के बाद भी दोनों देशों ने एक दूसरे देश के ऊपर मिसाइल दागी थी, तब ट्रंप बहुत गुस्सा नज़र आए थे और उन्होंने देखा था आपने कि कई अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल दोनों देशों के लिए किया था। इजराइल पर वो कुछ ज़्यादा भड़के थे, क्योंकि इजराइल को वो अपनी बपौती मानते हैं। क्यों मानते हैं वो भी मैं आगे बताऊँगा। अब देखिए, ईरान जो है वो 1979 से लगातार अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू इजराइल के साथ लड़ता आया है। वो फ़िलिस्तीन में हमास को उसने खड़ा किया, यमन में उसने हूतियों को खड़ा किया, लेबनान में उसने हिजबुल्लाह को खड़ा किया। तो इन तीनों के जरिए लड़ाई तो ईरान इजराइल की थी, तो यमन को क्यों निशाना बनाया? और ये हूती विद्रोही कौन है? ईरान इजराइल की लड़ाई ज़रूर थी, लेकिन ये जो 3H का फॉर्मूला ईरान ने बनाया है, हमास, हिजबुल्लाह और ये आपके हूती, ये तीन इसने अपने प्रॉक्सी खड़े किए कि आपको ईरान से लड़ना है। आप इसे वैसे ही लगा लीजिए जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने किससे मारा? हमने आतंकवादियों को मारा। हमने जैश के ठिकानों को जो है हमला किया। हमने जो आतंकी संगठन वहाँ मसूद अजहर का आतंकी संगठन है उसे हमने टारगेट किया। तो हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए कि ईरान इजराइल के साथ सीधा लड़ाई में नहीं जाता। वो फंड करता है, हिजबुल्लाह को फंड करता है, वो हूतियों को फंड करता है, वो हमास को फंड करता है, जिससे कि ईरान को लगातार डिस्टेबलाइज करके रखे। वो यहाँ आप देखिए, इजराइल की पावर को शायद ईरान नहीं समझ पाया है। 1948 में जब उसे मान्यता मिली UN के द्वारा इजराइल को, तब सारे मिडिल ईस्ट के देशों ने, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, या फिर कहें कि जितने भी ऑटोमन एम्पायर का जो हिस्सा हुआ करते थे, वो तुर्की रहा हो, सऊदी रहा हो, जितने भी ये देश थे, सब ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला किया था। और आपको पता है कि 7 दिन में युद्ध ख़त्म हो गया था। 7 दिन में लड़ाई जीत ली थी इजराइल ने। 53 में इन लोगों ने फिर हमला किया था, सारों ने मिलकर, फिर इजराइल ने हरा दिया था। और उसके बाद फिर 2 बार तुर्की ने फिर उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन वो इजराइल को हरा नहीं पाए हैं। तो अब क्या है, अब ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई, जैसे इस्लामीकरण ईरान में हुआ, 3H का फॉर्मूला दिया। फ़िलिस्तीन में हमास, हिजबुल्लाह लेबनान में, और यमन में हूती, इन तीनों के खिलाफ ही वो युद्ध लड़ रहा था। अब भी इजराइल सीधा टारगेट, सीधा हमला ईरान पर नहीं करता अगर ये नहीं पता चलता कि ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो 60% से ज़्यादा कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा ये भी हुआ कि 80% से ज़्यादा कर लिया है, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको 90% चाहिए। तो बहुत नज़दीक वो था, इसलिए ईरान के ऊपर इजराइल ने सीधा हमला किया। वरना जिस तरीके से ईरान इजराइल के ऊपर सीधा हमला नहीं करता है, इजराइल भी सीधा हमला नहीं करता है। अब देखिए, जिस तरीके से हूतियों के ऊपर बॉम्ब दागे, इजराइल ने बॉम्ब फेंके, और वो जो टारगेट्स, जो अपने टारगेट्स इजराइल ने चुने थे, उन्होंने उस टारगेट पर जाकर हिट भी किया है। उसके जवाब में हूतियों की तरफ से भी मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन हूतियों की मिसाइलों ने कोई नुकसान इजराइल में नहीं पहुंचाया है। हालांकि यहाँ यमन ने इस बात को माना है कि ईरान की मिसाइलें आई थी, उन्होंने हमला किया है, और जिन जगहों को टारगेट करना था उन जगहों को टारगेट किया है। अब देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था 2023 में, तब लाल सागर में व्यापार, लाल सागर से बहुत अच्छा खासा व्यापार वहाँ से होता है। इजराइल का भी बहुत व्यापार वहाँ होता है, और उस रास्ते को हूती बंद करना चाहते थे। हूतियों का कहना था कि इजराइल का कोई भी अगर जहाज़ यहाँ से जाएगा तो हम बम बरसाएंगे। उन्होंने वैसा किया भी। इजराइल का एक मालवाहक जो जहाज़ था, उस पर हूतियों ने कब्ज़ा कर भी लिया था, और वो अभी भी उन्हीं के कब्ज़े में है। तो हो सकता है वो जो जहाज़ था पानी का, उसे छुड़ाने के लिए हमला किया गया हो, या फिर कोई छोटी मोटी चिंगारी हूतियों की तरफ से फिर छोड़ी गई हो, लाल सागर में फिर कोई इजराइल के जहाज़ के ऊपर हमला किया गया हो, जिसके बाद ही हमला किया गया। अब यहाँ आखिरी बात कहूँगा शबनम
कि हमास का जो अंजाम हुआ, हमास के छोटे आतंकियों से लेकर उसकी टॉप लीडरशिप जिस तरीके से इजराइल ने ख़त्म की, ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी वो उसके बेडरूम तक में घुसकर जिस तरीके से ख़त्म की, हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप थी पेजर के जरिए जिस तरीके से वो ख़त्म की, और हुतियों की भी जो टॉप लीडरशिप है वो ख़त्म की। इससे अब मुझे लगता है इन 3H को, हिजबुल्लाह, हुती और हमास को ये समझ लेना चाहिए कि प्रॉक्सी वॉर में आप इजराइल से नहीं जीत सकते, तो क्यों ना अपने देश में वो शांति के साथ रहें। यमन लगातार अस्थिर है, लेबनान में कई गुट बटे हुए हैं, सिया का, सुन्नी का, और भी जो है राजनीतिक चीज़ें वहाँ चलती रहती हैं। तो क्यों ना मतलब अब इजराइल के चक्कर में ना पड़कर, क्योंकि इजराइल के साथ तो ट्रंप डील करने वाले हैं, ट्रंप ने ऑफर दे दिया है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाइए, उसके बदले में हम आपको $30 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। बदले में आप कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोई भी यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो ईरान के साथ तो वो डील कर लेगा अमेरिका। ईरान के पास तेल का भी बहुत बड़ा भंडार है। आपको बताऊं 90 से पहले, माफ़ कीजिएगा, ये जो 79 में तख्ता पलट हुआ, इस्लामीकरण जो ईरान का हुआ, उससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका के तेल की 80% आपूर्ति कहाँ से होती थी? ईरान से होती थी। वो यहाँ से सस्ता तेल लेकर जाते थे, रॉयल्टी के नाम पर ईरान को हर साल $500 बिलियन दिया करते थे और 16% का जो है मुनाफा दिया करते थे। हालांकि बाद में बढ़ाकर वो 20% किया गया। तो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो, वो तो ईरान के साथ डील कर लेगा, वो तो ईरान के तेल का मजा लेगा। लेकिन ये जो हुती हैं, हिजबुल्लाह है और हमास है, ये अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो जैसे कि ईरान इजराइल में जब युद्ध विराम हुआ था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रंप जो है पहले तो इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका झुकाव ईरान की तरफ दिखाई दिया, ग्रेट देश ईरान को बोलते हुए नजर आए। और हालांकि अब ट्रंप ने तो सीज फायर करवा दिया, लेकिन इजराइल जो है अब जो दूसरे देशों को निशाना बना रहा है, ये मामला कहीं ना कहीं और गर्मा सकता है। बता दें कि ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो ईरान के सहयोगी देश पर हमला किया गया है, यमन पर हुती संगठन को जो निशाना बनाया गया है, उसमें आरोप यही लगाया जा रहा है कि हुती जो लड़ाके हैं वो आतंकी साजिश इजराइल में रच सकते थे और ईरान का सपोर्ट करते हुए वो वहां बड़ा हमला करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी वजह से इजराइल ने आधी रात मिसाइलें दागी और उसके कई पोर्ट को तबाह करने का काम कर दिया। इसके साथ ही इजराइल की तरफ से धमकी भी जारी कर दी गई है, अगर हुतियों ने कोई चालाकी दिखाई या पलटवार करते हुए हमला करने की कोशिश की, तो जिन हाथों से हमला किया जाएगा उन हाथों को ही काट दिया जाएगा। बिल्कुल। एक लाइन में मैं इजराइल का जो बयान है वो आपको बता दूं कि जो पोर्ट्स पर हमला किया गया है वो सिर्फ पोर्ट्स पर इसलिए किया गया है, या फिर उन जगहों पर किया गया है जहां हथियार रखे थे, और पोर्ट्स पर इसलिए किया गया है क्योंकि इजराइल का दावा है कि इन पोर्ट्स से ही, ईरान से जो हथियार आता है वो इन पोर्ट्स के जरिए ही आता है और फिर वो हथियार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ईरान से हथियार हुतियों को पहुंचाए जा रहे थे, हुती विद्रोही जो है उन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहे थे, चाहे ड्रोन हो चाहे मिसाइलें हो, क्योंकि इन लोगों को लगातार हथियार ईरान पहुंचा ही रहा था। अब ऐसे में इजराइल को खतरा था कि ईरान तो डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन हुती जो विद्रोही हैं वो इजराइल के शहरों को दहला सकते हैं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर इजराइल ने हमला किया है। अब देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई कहां तक जाती है। क्या फिर से ट्रंप हस्तक्षेप करते हैं? क्या ईरान इजराइल का ये युद्ध फिर से शुरू हो जाता है? कहानी किस मोड़ पर आके खड़ी होती है? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।